एक तरफ जहां तालिबान अपनी फतह का जश्न मना रहे थे आखिरी अमरीकी जाने पर, वहीं गुज़िश्ता शब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है और जो उन्होंने फ़ैसला किया है वो इसका पूरा इख्तियार रखते थे और इस पर वो पूरे तौर पर मुतमईन हैं। जो बाइडन साहब ने सदर जो बाइडन ने जो तकरीर की उसमें किसी तौर पर भी नहीं लगता था कि वो किसी पशेमानी का शिकार हैं, यानी अमेरिकन्स, बल्कि उल्टा उन्होंने ज़्यादा बरहमी का इजहार किया अफवानों पर। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैंने सोचा ज़रा अपने मुकामी इशूज़, ज़रा अपने मुकामी क्या कहूँ, कौमी क्या कहूँ, बल्कि जो अपने हसास इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट पॉलिटिकल हो रही है। पीडीएम ने जलसा किया, शरीफों के 2 बयानिए आए। मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लीडर, सेनेट के चेयरमैन रहे हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। बुखारी साहब, एक तो वैसे मैंने क्विक आपसे अगर मैं ये मालूम करूं कि मरियम बीबी और शहबाज शरीफ के बयान की तरफ आऊं, अभी तक आप समझते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के सिलसिले में हमारे पीटीआई की पॉलिसी कौमी उमंगों की नुमाइंदगी करती है, कौमी सोच की नुमाइंदगी करती है? क्या वाकई हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी सामने आपको नज़र आई? शुक्रिया बरेलवी साहब। गुजारिश ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो उनका तो कोई ऐसा सच रोल नहीं है, ना डिफेंस की पॉलिसीज़ में ना फॉरेन पॉलिसी में, तो ना ही इनके किसी बयानिए की अहमियत है। अभी चीज़ें बहुत सारी रीजनल हो चुकी हैं और आपने इंट्रो में भी कहा, जो बाइडन का भी जिक्र किया, ये सारा दारो मज़ार अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि तालिबान का आने वाले दिनों में क्या कंडक्ट होगा, वो किस किस्म की गवर्नमेंट फार्मूलेट करेंगे वहाँ पे, वो एक्सक्लूसिव होगी या इंक्लूसिव होगी, और उन्हीं की जो एक्शन होंगे, जो रद्द-ए-अमल होगा, जो उनका प्लान होगा, वो ही इस रीजन में अफेक्ट करेगा, वो ही फैसला करेगा कि अफ़गानिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और उसी फैसले की बुनियाद पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ लेट्स वेट एंड सी। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो रीजनल पावर्स हैं और रीजनल कंट्रीज़ हैं, वो उनका इनपुट बड़ा लाजमी है अफ़गानिस्तान इशू पे। वो 20 साल तक वो ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर सके सुपर पावर वाले, तो अभी वो किसी और को कहेंगे डू मोर करें और समथिंग लाइक दैट, वो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिकत नहीं रखता। और हम समझते हैं कि जो एटीट्यूड अभी इस दफ़ा तालिबान हुकूमत में आ रहे हैं या हुकूमत बना रहे हैं अफगानिस्तान में, शायद वो इंटरनेशनल वर्ल्ड्स के साथ भी अपने रिलेशन रखें। लेकिन हमारा एक कंसर्न है कि टीटीपी का जो है, जो पाकिस्तान जिससे हमेशा अफेक्ट रहा है, जिसने हमेशा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर की और जिससे हमारे मासूम बच्चों की भी जानें गई, स्टूडेंट्स के, हमारे आर्म फोर्सेस के लोग अभी भी उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बड़े नौजवान हमारे शहीद हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि उसकी टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ हैं, कम से कम अफ़गानिस्तान का जो सॉइल है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक उनकी पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ हैं उन पर हमारी अपनी आर्म फोर्सेस एक्शन लेती रहेंगी। बुखारी साहब, मैं इस पर तो चले तफसीली गुफ्तगू होगी और इस पर बहरहाल गवर्नमेंट की जो अभी तक मैंने देखा, हमारे शहमत कुरैशी साहब इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन मैं आ जाता हूँ। पीडीएम का एक बड़ा जलसा हुआ और उस जलसे से पहले भी और जलसे के दौरान भी बड़े हमले हुए। मौलाना ने कहा छुरा घोंपा है। फिर अभी नया जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया आ गया, इस पर एक नई बहस छिड़ गई। मैं आपका भी ज़रा उस पर कमेंट देख रहा था कि मखलूत हुकूमत हो, क़ब्ल वक्त इंतखाबात हों। साथ ही मरियम बीबी का आज मैं देख रहा था, वो ये कहने लगी कि जनाब शहबाज शरीफ ने ये बात नहीं की, मुफाहमत तो क्या बातचीत भी नहीं होगी। तो आप भी ये समझते हैं, माशाल्लाह मैंने कहा ना, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सीजन पॉलिटिशियन रहनुमा, वो भी इस्लामाबाद में बैठे हैं, कि जो हम लोग बार बार कहते हैं कि मरियम बीबी का बयानिया अलग और नवाज शरीफ का बयानिया और मरियम का अलग, शहबाज शरीफ का बयानिया अलग। देखिए बरेलवी साहब, पहली बात तो ये है कि अभी भी आप इसको पीडीएम का नाम दे रहे हैं, तो इस पर मेरे इख्तलाफ है।
अपने सहाफ़ी दोस्तों से, भाइयों से। जिस पीडीएम की बुनियाद हमने रखी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ कि इसकी बुनियाद रखने वालों में हम शामिल थे, इसका चार्टर्ड डिवाइस करने वाले हम शामिल थे। तो अब मैं तो उसको पीडीएम नहीं समझता, बहरहाल एक सियासी जमातों का इत्तेहाद है, उन्होंने जलसा किया। मैं समझूँ कि अनडिसाइसिव हैं ये पीडीएम की जो दीगर अब जमातें जिनको आप पीडीएम कहते हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका कोई सिम्त नज़र नहीं आती। पीपल्स पार्टी ने एक सिम्त बना के दी थी और पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि ये प्रायोरिटीज़ हैं, और लास्ट ऑप्शन हमने दी थी रेजिग्नेशंस की। तो मैं तो समझूँ अब जो पीडीएम में जिनको जो सो कॉल्ड पीडीएम है, इसकी जो जमातें हैं वो तो मौजूदा हुक्मरानों के फैसिलिटेटर्स हैं, वो तो उनको फैसिलिटेट कर रही हैं। वरना जो हमारा प्लान था कि हम 25 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, उसको सबोटाज किया नून ने और जेयूआई ने। इसलिए सबोटाज किया कि कभी ये तय नहीं था कि हम इस्लामाबाद पहुंच के लॉन्ग मार्च पे हम रेजिग्नेशन सरेंडर करेंगे। तो ये इन्होंने जानबूझ के उसको सबोटाज किया हमारे 25 मार्च वाले लॉन्ग मार्च को। आप सबोटाज कह रहे हैं, वो कहते हैं छुरा घोंपा अपने पीठ पर। देखें जी, 25 वो हमारा जो जो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो बुनियादी बात तो ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ इशारा करना चाहते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ अपोजिशन बेंचेस में मेजॉरिटी में है, वही लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। वो हमारी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ थी। तो ज़रा मौलाना साहब से ये पूछ लें, जब 2003 में आप लीडर ऑफ अपोजिशन मुशर्रफ के दौर में बने थे, तो एमएमए की तो तादाद ही 54 थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एन जो थे, हम तो 84 से ज़्यादा थे। तो वो क्या था, उस वक्त ये रूल नहीं था कि जो मेजॉरिटी पार्टी अपोजिशन में की उसका लीडर जो होगा वो अपोजिशन में होगा। वो डिस्क्रिशन थी स्पीकर के पास। हमने फिर 2012 में रूल्स अमेंड किए, और उन रूल्स की बुनियाद पे जो सेनेट के रूल्स हैं उसकी बुनियाद पे जिसके पास मेजॉरिटी अपोजिशन बेंचेस की है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है। उसको ये छुरा घोंपना कहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि उससे कबल ही इन्होंने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हमारा लॉन्ग मार्च था उसको नून ने और पीटीआई ने इसने जेयूआईएफ ने उसको सबोटाज कर दिया। अच्छा भाई, अब ये जो नया क्या तनाज़ा ये खड़ा, ये जिस पर आज एक नई बहस शुरू हो गई शहबाज शरीफ साहब का, यानी ये कोई ना कुछ सोच समझ कर, कोई हिकमत अमली के तहत, कोई टैक्टिक के तहत। वैसे सॉरी टू से मैं तो ये समझता हूँ कभी भी कि मैं नून लीग, नून, मीम, शहबाज शरीफों को अलग नहीं समझता। हिकमत अमली के तौर पर एक भाई आगे हो जाता है, दूसरा भाई पीछे हो जाता है, तो अमूमन शरीफों का एक ही बयानिया होता है। लेकिन ये जो एक दिन उन्होंने ये कह दिया कि मखलूत हुकूमत बननी चाहिए, इलेक्शन से पहले होना चाहिए, ये क्या खुद से तो उन्होंने नहीं, और कहते जी मेरी जाती राय तो कोई नहीं होती किसी पार्टी के लीडर की। उनसे पूछिए आपकी दरखास्त कौन सुनता है या कौन मानता है। लीडर ऑफ अपोजिशन से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, तो अर्ली इलेक्शंस कैसे होंगे? उसके लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रेटजी थी, हमने कहा अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, क्या है नो कॉन्फिडेंस मूव करें। उस जाने भी आते नहीं है, एजुटेशनल पॉलिटिक्स ये करना नहीं चाहते। जो मार्च से लेके अभी कराची के जलसे तक ये टोटल लाल में थे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी इनकी नज़र नहीं आ रही थी। तो पीपल्स पार्टी तो जब फाइनेंस बिल आया, बजट पेश हुआ, हम तो उस वक्त भी कोशिश थे कि आए मिलके नो कॉन्फ्रेंस मूव। आपको पता है, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि जब मनी बिल डिफीट होता है तो गवर्नमेंट गोस। जो वेस्ट मिनिस्टर की जो पार्लिमानी निज़ाम को जिसको हम फॉलो करते हैं, एक मनी बिल डिफीट हो जाए नेशनल असेंबली में तो गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन, गवर्नमेंट हैज़ टू क्विट। तो उस वक्त इन्होंने तो कोई तावन ही नहीं किया, कोई पेशरफ्त ही नहीं की इन्होंने। अब भी हम कहते हैं कि जो हमने चार्टर तय किया था, जब पीडीएम की बुनियाद रखी थी, उस पर आए अमल करें तो हम इस हुकूमत से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये वाली बात, ये क्या वाकई ये समझते हैं कि अगर मरियम बीबी कहती हैं कि मफाहमत तो क्या गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए, शहबाज शरीफ ये बयान देते हैं, वही जो मैंने पहले आपसे कहा कि ये कुछ अलग अलग बयानियाँ हैं, या ये अपने तौर पर ये कुछ तय के होते हैं कि हम अब मैंने कहा ना, आप भी बड़ा इनको करीब से जानते हैं।
देखिए, ये इनके इंटरनल इश्यूज हैं। जी भाई साहब, नैयर बुखारी साहब से बात हो रही थी और मेरा उनसे सवाल ये था कि क्या वो ये समझते हैं कि शरीफों का यानी बयानिया अलग अलग हो सकता है। सॉरी टू से मेरा कनेक्शन। जी बुखारी साहब। जी आवाज़ देखिए, मरियम साहिबा ने पहले एक बयान दिया था जो रिकॉर्ड पे है कि जी हम तो चाहते हैं कि ये पीटीआई वाले 5 साल पूरे करें। फिर उनका एक ये बयान भी था कि मुफाहमत हो फिर मुफाहमत होगी। अभी इन्होंने कराची में कुछ बात की जलसागाह में, 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा। तो ये इनकी इनमें कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है, कोई कंटिन्यूटी नज़र इनके पॉलिसीज़ में हमें नज़र नहीं आ रही। इसलिए हम ये कहते हैं ये तो खुद फैसिलिटेटर्स हो गए, बैठ गए मौजूदा हुक्मरानों के। और ये इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये खुद बेहतर समझते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन हमारा टारगेट मौजूदा गवर्नमेंट थी और उसमें अगर ये सिंसियर होते तो इनका एक बयानिया होना चाहिए था, और जो बयानिया हमने 20 सितंबर को रखा था पीडीएम की बुनियाद पे उसको फॉलो करते तो फिर हम समझे कि ये सीरियस है हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए। लेकिन आप आखिरी में अगर कंक्लूडिंग सवाल पूछूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये नया कदिया छेड़ा है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को देखे बरेलवी साहब, आपको याद होगा जब डिस्क्वालीफाई हो गए मियाँ नवाज शरीफ साहब तो पहला बयानिया यह कि शहबाज शरीफ साहब विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने और फिर शायद का खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। आज भी जो कमांडिंग पोजीशन है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की है और एंड में डिवीजन सामने सामने नज़र आती है। इनकी जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड ऑफिस बेरर है उनका बयानिया कुछ और है, जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड नहीं है उनका बयानिया कुछ और है। अब इनकी क्या स्ट्रेटजी, हम समझते हैं कि इनकी जो आपस में तजाद है इसका बेनिफिट पीटीआई को मिल रहा है, अपोजिशन को बेनिफिट नहीं मिल रहा, और अपोजिशन बेनिफिट हासिल करना चाहती है तो इनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अपोजिशन की जमातों को जो जेन्युइन अपोजिशन है उनके साथ मिलकर पेशरफ्त करनी चाहिए। ओके शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल बुखारी साहब जहां उस बात का जवाब देते रहा घोपने का, उन्होंने याद दिलाया कि हज़रत मौलाना फजल रहमान तो ख़ुद मुशर्रफ के साथ शामिल होकर उस वक्त चूँकि अपोजिशन पर के साथ जो सलूक कर चुके थे उसके बाद उन्हें ये बात जेब नहीं देती, और शहबाज शरीफ साहब के बयानिए पर तो उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन आज कराची में अभी जब मैं आप थोड़ी देर पहले बैठा था तो कम अज़ कम कहते हैं 80% इलाका कराची का अंधेरे में डूब चुका है। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली ये बताइए, ये जो अब क्या सूरत हाल कुछ बेहतर हुई? चंद घंटे पहले तो कह रहे थे कि पूरा कराची यानी जो है, और यहाँ जब बिजली जाती है तो फिर पानी रुक जाता है, मोबाइल बंद हो जाते हैं, क्या सूरत हाल है अली इस वक्त? का काम है जहाँ पर जी अली, यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ जी अली हमारी रज़ा से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे लगता है कि बिजली होने की वजह से या मोबाइल फ़ोन ना होने की वजह से उनसे भी हमारा गुफ्तगू जारी नहीं रही, लेकिन जैसे कि इलेक्ट्रिक का दावा है कि जनाब जो पोर्ट कासिम का वो जो कह रहे हैं जो है वो ट्रिप कर गया है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि कराची में जब बिजली जाए तो अली रज़ा हमारे साथ हैं कि जी अली रज़ा ये लीजिए, मैंने कहा ना कि बिजली सिर्फ यानी कराची से ही नहीं गई है बल्कि हमारा और अली रज़ा का भी कनेक्शन मुनक़ते हो गया है। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा।
टीवी मुजाहिद गोयल भी आपको खुशामदीद करता है। और अभी हम कराची के अंधेरे में डूबने की बात ही कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक का एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक को ये इल्म था और मौसम की पेशिंगोई भी की गई थी कि बारिशें आज शदीद मुतवक्को हैं। और अब आप खुद सोचें कि एक तरफ अंधेरा, फिर बारिश, और ख़ास तौर पर कराची की मज़ाफ़ाती बस्तियों में, कराची के वो इलाके जिसे आप कहते हैं नाले नदियों के किनारे जो लोग रह रहे होंगे, उन पर क्या गुजर रही होगी। और अब तो कहा जा रहा है कि जो जहां बारिश होने के बाद वो जो यूपीएस चलते थे या जनरेटर चल रहे थे वो भी बंद हो गए। कराची को तकरीबन कोई 6 घंटे हो गए हैं लॉकडाउन के। अभी तक कहीं कहीं थोड़ी सी पहले प्रोग्रेस की खबर सुनी, कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से भी रब्ता करें, लेकिन हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। जी अली, ये सब कैसे शुरू हुआ? गालिबन दोपहर के बाद से बिजली जानी शुरू हुई और मैं आपको देख रहा था कि कोई कहते हैं 1400। जी क्या आपका तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए नेटवर्क बढ़ते हुए तकनीकी खराबी के बायस जो है शहर का इस वक्त बहुत बड़ा हिस्सा जो है तारीकी में डूब चुका है। कि इलेक्ट्रिक को महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई भी कर दी गई, मगर हर दफा की तरह इस दफा भी वही हुआ कि कराची जो कि जिनसे बिल जो है वो तो ले लिया जाता है, मगर जब सर्विसेज की बात आती है तो उसको वो नहीं मिलता। इस वक्त बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाके हैं। अगर हम बात करें PIB कॉलोनी है, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद है, नागाबाद में बिजली गायब है, नर्सरी PCHS ब्लॉक 2 है, महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी में बिजली गायब है, लियारी के बड़े इलाके हैं, मलिर कैन मॉडल कॉलोनी, सादी टाउन, इस तरह के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से जो है शिकायत हो रही हैं। क्योंकि जब अब जो तारिफ है वो फोन कर रहा है हेल्पलाइन को इलेक्ट्रिक का, तो वो सिस्टम भी जो है वो बैठ चुका है, उधर भी कॉल रिसीव नहीं हो रही और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ शहरियों को, ये बताइए ये जो आप के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान या के इलेक्ट्रिक इंतजामिया क्या वजू बना रही है? यही कह रहे हैं ना कि बिन कासिम में शायद वहाँ पर कोई उनका ग्रिड स्टेशन से बिजली आना मुनक़ते हुई है, और क्या असबाब बता रहे हैं वो? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्तलिफ असबाब बता रहे हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि ये बिजली और ये तकनीकी खराबी कब ठीक होगी, तो उसका जवाब न तो किसी तारिफ को मिल रहा है, ना किसी ताजिर को मिल रहा है, और ना ही हमें मिल पा रहा है कि आखिर ये सिलसिला कब तक जो है मुकम्मल बहाल हो चुका होगा। साथ ही जो ताजिर है वो सरापा एहतजाज है, वो ये बात कर रहे हैं कि बिल लेने के वक्त फौरन के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया भेज देती है, इजाफा जो है वो बिल में देखा जाता है, दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मगर इस वक्त शहर लेकिन एक और सबब भी है ना अली, ये भी हो सकता है कि टेक्निकली क्योंकि ये बारिश की पेशिंगोई थी और आपको इल्म है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी पैमाने पर और बहुत सारे इलाकों में बिजली के जो जिसे कहते हैं नंगे तार वो बह रहे होते हैं ज़मीनों पर और खंभों पर लटके हो रहते हैं, और उसके सब हादसात भी होते हैं। और मादी में भी हमने देखा कि इसके सबब कि अगर बिजली के तारों के सबब कुछ लोगों की हलाकतें हो गई तो उन्होंने मुकदमा के इलेक्ट्रिक पे कर दिया। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक ने इसलिए बिजली बंद कर दी हो ज़रा कबल वक्त। अली देखिए, अगर हम बात करें इतनी अहमियत की इलेक्ट्रिक जिस तरह दावे करती है, हम ये बता दें कराची में फटारों को किस तरह बिजली मिल जाती है, दीगर और जगह जो कि इलीगल है जहाँ पर बिजली कानूनी तौर पर नहीं मिलनी चाहिए वहाँ मिल जाती है। इसका सिस्टम मुबैना तौर पर खुद मुलव्वस होता है और इसी तरह हम देखते हैं कि बिजली की फराहमी जो है वो दी जा रही होती है और वहीं पर ही हादसा होते हैं क्योंकि वो किसी भी निज़ाम के तहत जो है तार नहीं लगे हुए होते। और उसके बाद हमने माजी में भी देखा कि इस तरह के वाकयात आए, मगर ये सोल्यूशन नहीं है। कराची वाले यही कहते हैं कि बिजली बंद कर देना किसी भी किस्म का हल नहीं है अगर ये वजूहात भी सामने लाई जाती हैं। दूसरी जानिब जो बिल दिए जा रहे हैं वो कराची वाले भर रहे हैं, उसके बावजूद जो है ये बिजली की जो फराहमी है उसको यकीनी मुमकिन नहीं बन पाता। दुनिया भर में जो है टेक्निकल तरीके से जो है जिद्दत लाई जाती है टेक्नोलॉजी में। जब आप बिल का इजाफा करते हैं तो साथ साथ सहूलियात जो है वो भी अच्छा, मैं अली इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तो एक स्टूडियो में बैठा हूँ लेकिन कैमरे की आंख से देख रहा हूँ कि अंधेरा भी है। बारिश कितनी तेज़ है और जो पेशिंगोई की गई थी उसके मुताबिक उतनी ही तेज़ या उससे ज़्यादा शदीद आप देख रहे हैं या जहाँ मौजूद हैं?
रोना ही इसी बात का है मुजाहिद साहब, जो कराची के और ताजिर बिरादरी और दीगर, ना सिर्फ ताजिर बिरादरी है बल्कि अस्पतालों के पास जब बिजली नहीं है वो तक अपना जो है। नहीं, मेरा कहना मतलब ये है कि एक तरफ तो पहले ही जो है फेड ट्रिप हो गए थे मुख्तलिफ जगह से, अब बारिश से इसको मजीद इसका मतलब ये कि हम आइंदा चंद घंटों में रखेंगे कराची की ऐसे ही सूरत हाल रहेगी, अंधेरा और बारिश। देखिए जी मुजाहिद साहब, के इलेक्ट्रिक तो इसके ऊपर कोई मौके वक्त तक वाजे तौर पे नहीं दे सके कि कितने घंटे लगेंगे। कराची वाले तो यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द बिजली की बहाली को जो है वो यकीनी बनाया जाए, मगर हम ये देख रहे हैं कि अस्पतालों में बैकअप जो है लगा हुआ वो भी खतरे में पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो ताजिर बिरादरी है वो तो इस वक्त रुल गई है क्योंकि जनरेटर अब काम नहीं कर रहे और बारिश भी उस कदर नहीं पड़ी है कि जिस तरह ये सिलसिला जो है शहरियों ने देखना पड़ रहा है। कुछ कुछ इलाकों में बारिश का जो है सिलसिला जारी होता है वो फिर रुक जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सदर के इलाके में बारिश हुई, फिर डिफेंस के इलाके में, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है और फौरन ही रुक जा रही है। मगर जो है यानी आप इस वक्त, अगर मैं कंक्लूडिंग आपसे ये जवाब मालूम करूं तो इस वक्त कतई तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि कराची में जो है ज़्यादातर इलाकों में यानी बिजली की आमद हो जाएगी, क्योंकि मैंने सुना पहले तो मुकम्मल लॉकडाउन था, फिर कहा गया नहीं 80%, फिर 60%, अब क्या सूरत हाल? बिल्कुल आखिरी कंक्लूडिंग वर्ड अली। जी बिल्कुल, देखिए जो मेन मार्केट हैं जिसको हमने कुछ घंटे रहे तो जी शुक्रिया अली रज़ा मेरे साथ थे। अली रज़ा मुझे बता रहे थे कि जनाब जो बारिश हुई उसने मज़ीद जो है लगता है कि ताख़ीर हो जाएगी बिजली की वापसी के सिलसिले में, और जैसा कि हमने आम तौर पे देखा जब बिजली जाती है तो उसके साथ फिर पानी भी, फिर मोबाइल फ़ोन भी, और ख़ास तौर पर अस्पतालों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो जाती है क्योंकि बहुत सेंसिटिव किस्म के जो टेक्नोलॉजी है वहाँ अगर बिजली मुंतक़िल हो जाए तो उन मरीज़ों पर क्या गुज़रती होगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक तर्जमान से हम रब्ता भी कर रहे थे कि वो ये बताएं कि किस वक्त तक, किस हद तक वो बिजली बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा कि ज़रा मैंने कहा कि हमारे बाहर जो पड़ोस में जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ यानी अमरीकी चले गए, तालिबान आ गए, उसका क्या इम्पेक्ट होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वजह तौर पर आखिरी अमरीकी जाने पर तालिबान को इसी तरह जश्न मनाना था, जैसे कि आपने देखा कि गोलियों की शदीद जो वो फायरिंग हो रही थी, आसमान तक रोशन उससे हो गया था। जहां तालिबान ये जश्न मना रहे थे, साथ ही एयरपोर्ट में भी दाखिल हो गए। इस वक्त काबुल की या दीगर जगह क्या सूरत हाल है, लेकिन ज़रा पहले सदर जो बाइडन के खिताब पर चलते हैं कि जो उन्होंने गुज़िश्ता शब किया। सदर जो बाइडन ने यानी तमाम मलबा असल तो अमेरिका पे गिरना था जिसने 20 साल तक इन तालिबान के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ी, लेकिन उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी गनी हुकूमत पर। हमारे सदर जो बाइडन ने कहा कि अफ़गानिस्तान के जंग का ख़ात्मा करने का ये उनका अपना फ़ैसला है, यानी उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से ये कहा कि ये जो वो जंग उन्होंने ख़त्म की इसका मुकम्मल तौर पर उनका फ़ैसला था। और फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 20 साल में उन्होंने 3 लाख जो अफ़गान फ़ौजियों को तरबियत दी थी और उन पर जो अरबों रुपए खर्च किए थे वो ज़ाये चले गए। उनका कहना था कि उन्हें कतई इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सदर अशरफ गनी जो हैं वो इस तरह मुल्क छोड़कर फ़रार हो जाएंगे। उन्होंने कहा उनके फ़रार होने ही से सूरत हाल जो है ज़्यादा संगीन हुई, और फिर आखिर में उन्होंने दावा किया, हालांकि आपको इल्म है कि जो 26 अगस्त को धमाका हुआ वो ISIS यानी दाइश ने किया था, लेकिन सदर जो बाइडन बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में दाइश की कमर तोड़कर उन्होंने रख दी है।
हमारे साथ इस वक्त अली मुस्तफ़ा सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो काबुल में हैं और अली मुस्तफ़ा को काबुल में देख रहा हूँ कि अब से कोई चंद घंटे पहले वो वहाँ की सड़कों पर मैं नज़र आए मुझे। जी अली, मैं आपको इस वक्त देख रहा हूँ काबुल की सड़कों पर और दाएं बाएं जो मनाजिर थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था आपके वीडियो में, उससे तो काबुल पुरसुकूनी नज़र आ रहा था। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है काबुल में, यानी बाज़ारों की, दफातर की, गाड़ियों के आमोदरफ्त की? अली, मैं इस वक्त काबुल शहर में हूँ और यहाँ पे ज़िंदगी हस्बे मामूल से तो नहीं कहेंगे मगर रवाना ज़रूर है। लोग बाहर निकले हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की, और इसके साथ साथ तालिबान भी मौजूद हैं यहाँ पे। उनकी गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं सड़कों पे। सिचुएशन अमरीकियों के जाने के बाद कुछ तो सिक्योर लग रही है, लेकिन दाइश खुरासान का बहुत बड़ा मसला है। इकोनॉमिक क्राइसिस है यहाँ पे। एक्चुअली मेरे पीछे टेंट लगे हुए हैं जिनमें लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग और जगहों से अफ़गानिस्तान की आए हैं, मौजूद हुए हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन $7 अरब अफ़गानिस्तान के फ्रीज़ कर लिए हैं। $2 अरब इस वक्त मौजूद हैं तालिबान के पास, लेकिन यहाँ की आबादी तकरीबन 40 मिलियन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा यहाँ पे लोगों के लिए गुजारा करना, स्पेशली कि प्रोफेशनल क्लासेस जो हैं वो छोड़ के जा चुकी हैं यहाँ से ज़्यादातर। बहुत लोग यहाँ पे बचे हुए भी हैं मगर उनके दिल में खौफ है और अनसर्टनिटी है। वो समझ रहे हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ अशरफ गनी के जाने से, और उस वैक्यूम को अभी तक तालिबान पूरा नहीं कर पाए, स्पेशली जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉवर्टी एलिविएशन है। अली, दो मसले हैं अहम। एक तो ये कि जो अभी तक हुकूमत की तश्कील नहीं हो सकी। पहले सुप्रीम कमांडर जो मुल्ला हैबतुल्लाह थे अखवंदा, उनके बारे में पहले कहा कि वो हैं मौजूद या नहीं है, यानी वो मंजर आम पर नहीं थे। फिर सुना वो कंधार पहुंच गए हैं और फिर कंधार में एक हाई प्रोफाइल तालिबान की शूरा का इजलास हुआ। तो इस इजलास के बाद लेकिन यकीनन ये जो दाइश का हमला था जो उसने दहला कर रख दिया काबुल एयरपोर्ट पर, बहुत बड़ी हलाकतें हुई। वैसे तो खुदकश हमलों के दाई हम कहते हैं जी तालिबान और कायदा ही थे, आज उन्हें पहली बार इसको फेस करना पड़ा। तो ये जो कंधार का इजलास है उसके बाद कोई गवर्नमेंट का सेटअप तश्कील होते हुए आपको नज़र आ रही है अली मुस्तफ़ा? तालिबान ये भी कह रहे हैं कि हमने अपने इंटरनल मीटिंग कंदहार में जो हमारी हुई थी, इज्तिमा हुआ था, उसमें बड़ी चीज़ें डिसाइड भी की हैं हमने कि लीडरशिप पोजीशंस किसको दी जाएंगी। और ये भी खबर है कि मुल्ला बरादर काबुल आ चुके हैं। हैबतुल्लाह खंजादे जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, अमीर हैं जो तालिबान मूवमेंट के, वो उन्होंने भी शिरकत की इस कंधार की मीटिंग में, लेकिन अभी तक उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई है। ये सिचुएशन है, सूरत हाल है। ज़िंदगी चल रही है यहाँ पे हस्बे मामूल, लेकिन एक अनसर्टनिटी ज़रूर मौजूद है। शुक्रिया अली मुस्तफ़ा जो काबुल शहर के बिल्कुल बीच में थे, चौक पे थे, कल्ब में थे, बता रहे थे कि बज़ाहिर तो ज़िंदगी मामूल की है, लेकिन कह रहे थे बहरहाल खौफ, दहशत है और हुकूमत की तश्कील करने में भी अभी कुछ वक्त लगेगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।